मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हम आज की अपनी जदीद और तरक्की याफ्ता दुनिया पर बहुत फख्र और गरूर करने वाले इंसान हैं और ये समझते हैं कि कदीम तहजीबें पत्थर के दौर में रहती थीं और उन्हें मज़ाहिर फितरत और दुनिया के फितरी कवानीन का बुनियादी इदराक नहीं था। जैसा कि ये समझा जाता है कि कदीम तहजीबें ज़मीन को फ्लैट समझती थीं और बाकी तमाम अजराम फल्की के बारे में ये अकीदा रखा जाता था कि ये सब ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी तरह की दीगर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी ज्यादा आम हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इंसानी तारीख का मुतालिया करते हैं, हम पर यह आश्कार होता है कि कदीम तहजीबें जदीद तरीन आलात की अदम दस्तयाबी के बावजूद भी अच्छी खासी तरक्की याफ्ता थी और वो कायनात के बारे में ऐसा फहम व इदराक रखती थी जिसका मुकाबला करना आज के जदीद तरीन हालात की मदद से भी मुमकिन नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इसी बाबत बात करने वाले हैं और आपको चंद कदीम तरीन तहजीबों की जदीद टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरत से सुन हो जाएंगे। ये तहजीबें जो आज से 5000 साल से लेकर 10,000 साल तक पुरानी हैं और इनके बाकी दीगर आसार भी मिट चुके हैं, लेकिन इनकी छोड़ी हुई यादगारें और टेक्नोलॉजी के निशानात हम इंसानों ने अब भी खोज निकाले हैं। साइंसदान इस बात पर शदीद हैरत का शिकार हैं कि आखिर ये कदीम तहजीबें इस कदर दुरुस्त अंदाजे कैसे लगा लेती थी कि हजारों साल बाद तक के वाकयात का दुरुस्त अंदाजा लगाया गया। इसकी एक मिसाल आज से कई सौ साल पहले महज रियाजाती हिसाबो किताब से मुसलमान जोग्राफिया दान और एस्ट्रोफिजिक्स के माहिर अबू रेहान मोहम्मद अल बैरूनी का लगाया हुआ हिसाब किताब और जमीन के कुतर की पैमाइश आज भी जदीद साइंस के लिए किसी हैरत अंगेज अजूबे से कम नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको इससे भी कई हजार साल पुराने अजूबों के बारे में बताएंगे और उन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको तफसील फराहम करेंगे जिनकी मदद से कदीम तहजीबों ने इस कायनात के इल्म को दरियाफ्त किया और आने वाली नस्लों की जिंदगी को आसान बनाया। नाज़रीन ग्रामी, कदीम तरीन तहजीबों में सबसे ज्यादा अजीबो गरीब तहजीब माया तहजीब समझी जाती है, जो आज के बरआज़म जनूबी अमेरिका में कोलंबिया के इलाके में मौजूद थी। ये तहजीब कमोबेश 4000 से लेकर 7000 साल तक के पुराने आसार रखती है, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये तहजीब अच्छी खासी तरक्की याफ्ता थी जो 3000 साल तक अपना वजूद बरकरार रखे रही और फिर किसी नामालूम वजह से इस दुनिया से मादूम हो गई। मौजूदा जदीद दौर के साइंसदान और माहिरीन आसार कदीमा ने माया तहजीब के छोड़े हुए आसार पर तहकीक का सिलसिला पिछले 150 से 200 साल से जारी रखा हुआ है। इसके बावजूद ये भी एक हकीकत है कि अब तक मौजूदा साइंस माया तहजीब के रहन सहन को तो समझ सकी है, अलबत्ता वो जिस हिसाब से अजराम फल्की की हरकत को समझते थे, इसकी बुनियाद को अब तक समझने से कासिर रही है कि आखिर इन्होंने आसमान पर मौजूद अजराम फल्की यानी मुख्तलिफ सितारों सयारों और इनके मुताबिक जमीन और चांद की हरकत का हिसाब कैसे किया होगा, क्योंकि ये हिसाब किताब अगर इंसानी आंख से ही किया जाए तो इसके लिए कई हजार साल का अरसा दरकार है, जबकि हमें माया तहजीब के छोड़े हुए आसार में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सके कि माया तहजीब रियाजियाती आदाद शुमार के सिलसिले में इतनी तालीम याफ्ता थी कि वो ऐसे हिसाब किताब कर सकते होंगे। इसके बावजूद हमें इनके छोड़े हुए आसार में एक इंतहाई अजीबो गरीब कैलेंडर मिलता है जिसके 3 हिस्से हैं। इस कैलेंडर को हम 3 कैलेंडर्स पर मुश्तमिल एक कैलेंडर कह सकते हैं। इन तीनों कैलेंडर में से एक कैलेंडर को जुल्कन का नाम दिया गया है और दूसरे का नाम हाब है, जबकि तीसरा कैलेंडर लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहलाता है। जुल्कन कैलेंडर की बात की जाए तो ये कैलेंडर माया तहजीब अपने मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों के दिनों के बारे में पेशगोई करने के लिए इस्तेमाल करती थी। यानी माया तहजीब के लोगों को सैकड़ों साल पहले भी इल्म होता था कि आने वाले सालों में इनके मजहबी त्योहार किस दिन रूनुमा होंगे। जुल्कन कैलेंडर 260 दिनों के मजहबी साल पर मुश्तमिल था, जिसमें सूरज के साथ साथ दीगर अजराम फल्की जैसा कि स्यारा ज़ोहर और दीगर आसमानी सितारे जिनमें कुतबी सितारा मरकजी हैसियत रखता है, इनकी बुनियाद पर किया गया हिसाब किताब शामिल है। हाब कैलेंडर दूसरी जानिब आज के जदीद कैलेंडर की तरह है और ये 365 दिनों पर मुश्तमिल है। ये सूरज और जमीन की आपसी हरकत को मद्देनजर रखकर बनाया गया है, जैसा कि हम आज के दिनों में ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम लॉन्ग काउंट कैलेंडर की जानिब देखें तो ये कैलेंडर बहुत ही बड़े पैमाने पर वक्त का हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था
اور اس کیلنڈر کے بنانے کا طریقہ ابھی تک ماہرین پر واضح نہیں ہو سکا۔ پیارے ساتھیوں، گزری ہوئی تہذیبوں میں دوسرا بڑا نام انکا تہذیب کا ہے، جس کے بارے میں بدقسمتی سے ابھی تک ماہرین کو کچھ زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکی۔ اس تہذیب کے چھوڑے ہوئے آثار بھی بہت ہی کم مقدار میں دریافت ہوئے ہیں، جن میں سے ایک اہم سائٹ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں موجود ہے۔ اس سائٹ کا نام ساکسے وامان سائٹ ہے۔ یہ دراصل بڑی بڑی چوڑی دیواروں اور زگ زیگ ٹائپ کے پیٹرن میں بنے ہوئے ایک عجیب و غریب قلعے کی جگہ ہے، جس کی چھتیں اور فرش وغیرہ تو معدوم ہو چکے ہیں، البتہ اس کی کھڑی دیواریں آج بھی انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ مختلف ماہرین کا خیال ہے کہ یہ انکا تہذیب میں سیریمونیل سینٹر تھا، یعنی یہاں پر تقریبات وغیرہ منعقد کی جاتی تھی اور مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھی۔ اب تک اس تہذیب کے بارے میں جتنی بھی معلومات دستیاب ہوئی ہیں، ان کے مطابق انکا تہذیب مایا تہذیب سے کہیں زیادہ پر اسرار اور عجیب و غریب محسوس ہوتی ہے۔ اب اگر ہم ان قدیم ترین تہذیبوں کی نسبت تھوڑی سی نزدیکی تہذیب کی بات کریں، یعنی بازنطینی سلطنت کی، جو قدیم یونان کی ایک نہایت طاقتور سلطنت تھی اور جس نے پوری دنیا پر اپنی بحری طاقت کی وجہ سے قبضہ جما رکھا تھا، تو یہ سلطنت بھی اپنی ایجادات کے لحاظ سے کافی عجیب و غریب تھی۔ اس سلطنت کا ایک عام ہتھیار جو اب تک خاصا مشہور ہے اور جس کے بارے میں ماہرین اب تک اندازہ نہیں لگا سکے کہ یہ ہتھیار کس طرح سے تیار ہوتا تھا، خاصی توجہ کا حامل ہے۔ اس ہتھیار کا مین کام دشمن کے بحری جہازوں پر آگ برسانا تھا، یعنی جدید زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے پیمانے پر فلیم تھرور تھا، یعنی شعلے پھینکنے والی ایک گن تھی جو مخالفین کے جہازوں پر آگ بھڑکا دیا کرتی تھی۔ البتہ یہ آگ اتنی عجیب و غریب تھی کہ اسے پانی سے جتنا بجھانے کی کوشش کی جاتی، یہ اتنا ہی زیادہ بھڑکتی تھی۔ یہ خاص مکسچر جس کو آگ لگا کر مختلف توپوں اور نالیوں کی مدد سے پریشر پیدا کر کے دشمن کے بحری جہازوں پر برسایا جاتا تھا، اس کا فارمولہ اب تک دستیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بازنطینی سلطنت اس فارمولے کی بے حد حفاظت کرتی تھی اور جس پر جاسوسی کا ذرا سا بھی شک ہوتا، بغیر پوچھ گچھ کے اس کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بازنطینی سلطنت کے چھوڑے ہوئے آثار میں سے کچھ برتنوں پر یہ شک کیا گیا کہ اس میں فلیم تھرور کا مسالہ یعنی کمپاؤنڈ تیار کیا جاتا ہوگا۔ البتہ اب تک اس پورے کمپاؤنڈ کے تمام اجزاء کے بارے میں تحقیق نہیں ہو سکی۔ کچھ سائنسی ماہرین کا خیال ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں سلفر، نیفتا اور چونے کے پتھر کا پاؤڈر استعمال کیا جاتا تھا، البتہ یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے، اور اس پر جتنا پانی پھینکا جاتا یہ آگ اتنی ہی زیادہ بھڑکتی تھی۔ جدید زمانے میں ایسے کمپاؤنڈز تو تیار کر لیے گئے ہیں جن کی آگ پانی سے نہیں بجھتی، البتہ پرانے زمانے میں یہ کمپاؤنڈ کس طرح سے تیار کیا گیا تھا اور اس کے اجزاء ترکیبی کون کون سے تھے، اس بارے میں اب تک موجودہ سائنس پتہ لگانے میں ناکام ہے۔